चलो लिखो बेटा, आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हम लोग करने जा रहे हैं। इसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। लिखिए, इसमें हम लोग करेंगे बेटा कंटेंट्स, छह पार्ट में पढ़ोगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी और नेचर, फिर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग प्रोसीजर, उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस, और लास्ट में करेंगे डिस्क्लोजर। लास्ट में हम लोग करेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। लिखो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर, ये एएस एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 2002 से, और इसका नेचर है मैंडेटरी फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स ओनली। एएस एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2002 से, और इसका नेचर है ये मैंडेटरी है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। लिखो, अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लिखिएगा। एज पर द प्रोविजन
of Accounting Standard 7, construction contract is an agreement whereby contractor will construct an asset as per the requirement of customer. As per the requirement of customer. It may be entered into for construction of building, dam, bridges, roads, etc. Accounting Standard 7 covers civil construction only. थर्ड पॉइंट में लिखिए बेटा, further it should be it should also be noted that a construction contract does not deal with does not deal with construction of new asset, but the following contract may also be covered under its coverage. Under its coverage क्या क्या है? पहला है contract to demolish old building before construction of new structure. बी पॉइंट में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर with an architect. It means that all
the contract which are related to construction of new structure shall also be covered under this statement. आगे लिखिए बेटा एक नोट। नोट में लिखिए कंबाइनिंग all contract combining all contract लिखिए all contract should be considered separately if these contracts are entered into with a separate contractor. But in case we provide all contract to a single contractor, then we will assume that there is a single contract and all works or activities are as a part of this contract. We can say that contractor will compute profit or loss as a whole for all actions.
हो गया बेटा? एक हेडिंग का बस नाम लिख लो, फिर मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में FPC CPC। FPC एंड CPC। चलो अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सुनिए खूब ध्यान से बेटा। कल आपने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, वो था पूरा थ्योरेटिकल, और ये है पूरा प्रैक्टिकल। ये आज जो एस पढ़ रहे हैं इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आएगा, आता है ज़्यादातर आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ा सा एस बड़ा है तो अब ध्यान से एकदम सुनो बेटा। एस का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या हुआ? देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बताइए। जब बेटा कोई रोड बन रही होती है, कोई डैम बन रहा होता है, कोई ब्रिज बन रहा होता है, ब्रिज बन रहा होता है, तो बताओ ये कोई अपने लिए बना रहा होता है या ये पब्लिक के लिए बनता है? ये पब्लिक के लिए बनता है, ठीक है। तो इसको बनाता कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। इसको बनाता है कॉन्ट्रैक्टर, और बनवाता कौन है? जनरली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनवाती है। अब बेटा रोड बनेगी, डैम बनेगा, ब्रिज बनेगा, तो इनको बनाने में क्या है? इनको बनाने में बनवाएगा इसको कॉन्ट्रैक्टर, बनाएगा कॉन्ट्रैक्टर, और बनवाएगा कौन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी। और ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर। तो दो पार्टी हुई इसमें, कौन कौन? एक कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है, किसकी विल पे? कॉन्ट्रैक्टी की विल पे। जैसे कॉन्ट्रैक्टी कहेगा फ्लाईओवर वैसे ही तो बनेगा, जैसे वो बताएगा रोड वैसे ही बनेगा। तो तो अब होता क्या है समझना। तो गवर्नमेंट ने जैसे कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए ये सब चीज़ें बनवाई, तो ये बनाता कॉन्ट्रैक्टर है। अब बेटा इस पे कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये वो कैसे निकाले और इसकी अकाउंटिंग कैसे करे, इसकी अकाउंटिंग कैसे करे, और प्रॉफिट लॉस कितना लिखे, प्रॉफिट लॉस कितना लिखे, इन सब के बारे में डील करता है हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 मतलब कुल मिला के ये जो एएस है ये किस पे एप्लीकेबल है? कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारों के लिए ये एएस है। समझ आया ना? अब वो चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, ठीक है। जैसे LNT वालों ने मान लो मेट्रो यहाँ पे बनाई, तो वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्टर ही हो गए ना, सरकार के लिए मेट्रो बना डाली। समझ आया? तो ये सब पे एप्लीकेबल होता है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से एक बार, अगर कोई रोड बननी है, डैम बनना है, ब्रिज बनना है, मतलब पब्लिक के लिए कोई भी चीज बननी है, जिसको हम बोलते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन। क्या बोलोगे? सिविल कंस्ट्रक्शन, जनता के लिए। तो वो बनवाती जनरली सरकार है। तो सरकार अगर बनवाती है तो उसको बनाता कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। तो जब कॉन्ट्रैक्टर ये सब बनाएगा तो उस पे प्रॉफिट लॉस वो कैसे निकाले, और निकल के अगर आ भी गया तो वो कितना अपनी बुक में लिखे, कितना अलाउ है कितना अलाउ नहीं है, और उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, वो सब चीजें आप लोग पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसी पे बेटा बेस्ड आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में पहले एक चैप्टर होता था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करके ये होता था, अब तो हटा ही दिया उसको, पहले आधा किया फिर पूरा ही हटा दिया। तो जो यहाँ है वही लगभग लगभग ऑलमोस्ट वहाँ भी होता था। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो हमने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और इसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग 6 अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। तो देखो बेटा, ये एएस एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 2002 से। कब एप्लीकेबल हुआ? 1 अप्रैल 2002 से। और इसका नेचर क्या है? मैंडेटरी फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स, जितने भी तरह के जो भी ठेकेदार हैं सब पे क्या है, ये मैंडेटरी है, कोई चॉइस नहीं है, सबको काम ऐसे ही करना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। कब एप्लीकेबल हुआ? 1 अप्रैल 2002 से। जितने भी एस एप्लीकेबल होते हैं सब 1 अप्रैल को ही होता है, खाली ईयर याद कर लो बस, बना के पहले ही रख लेते हैं, किसी न किसी 1 अप्रैल को एप्लीकेबल करवाते हैं। अच्छा, सभी ठेकेदारों के लिए ये मैंडेटरी है। अब यहाँ समझते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे, लेकिन बहुत शॉर्टकट में बताया था, अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखो क्या है, देखो क्या लिखा बेटा, As per the provision of Accounting Standard 7, construction contract is an agreement whereby contractor construct an asset as per the requirement of customer. Customer का नाम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टी। और जो बना रहा है एसेट वो कौन हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से वो कोई भी एसेट बनाता है। अच्छा, इट मे बी एंटर्ड इनटू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन ओनली। ये लगेगा सिविल कंस्ट्रक्शन पे ये एएस बेटा लगता है। बोलो यहां तक समझ में? तो ये इतना तो मैंने बताया ही था पहले भी जब शुरू किया, अब ये नई चीज ये है आपके लिए। अब देखो, खाली यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 नए एसेट बनाने की ही बात नहीं करता। क्या बोला मैंने? एएस 7 खाली नए एसेट बनाने की बात नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी तो होता है, एक बिल्डिंग हमने खरीदी, उसको गिरवाया, फिर नहीं बनवाई, तो पुरानी वाली को डिमोलिश करने का भी ठेका होता है, वो भी उसी में इंक्लूडेड होता है। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ क्या लिखा, पढ़े। फर्दर इट should also be noted that a construction contract does not deal with construction of new asset, but the following contract also be covered under the coverage. ये सब भी कवर होते हैं। क्या क्या? नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू डिमोलिश ओल्ड बिल्डिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। नया स्ट्रक्चर बनाने से पहले पुरानी बिल्डिंग को गिराने का जो ठेका है, उसका भी जो प्रॉफिट वगैरह निकाला जाएगा वो कैसे निकलेगा? जैसे इसमें पढ़ोगे वैसे निकलेगा, एंट्री वैसे ही होगी जैसे यहाँ पढ़ोगे। अच्छा, अगला, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर विद एन आर्किटेक्ट, मतलब ऊपर क्या पढ़ा, यहां से लेके यहां तक पढ़ा, अगर कोई नया एसेट बनाया जाएगा तो वो कवर होगा किसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ा हमने कि अगर नया एसेट बनाने के लिए पहले कोई पुराना एसेट डिमोलिश करना हुआ तो वो भी किस में कवर होगा? एएस 7 में। और बेटा, पुराना एसेट गिरा के जो नया बनेगा तो नए का पहले आर्किटेक्ट उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, तो जो उसका डिजाइनिंग का खर्चा होगा वो भी किस में कवर होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कवर होगा। समझ में आ गया? अब बताओ क्या क्या कवर होगा। अब शुरू से समझते हैं ना। देखो, पहले पुरानी बिल्डिंग गिरेगी, तब डिजाइन बनेगा, तब नई बिल्डिंग बनेगी, यही तो हुआ ना। तीन के तीनों इसमें कवर होंगे, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो किस पे आएगा? न्यू एसेट वाले पे, ठीक है। लेकिन ये भी हम लोग को समझना है कि इसका भी ठेका होता है। तो ये तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, इट मीन्स दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स which are related to construction of new structure shall also be covered under this statement. तो AS7 हम लोग का नया एसेट बनाना, पुराना एसेट को डिमोलिश करना, उसकी डिजाइनिंग, इन सब के ठेके जो होते हैं उन सब पे AS7 लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोलो पहले इतनी बात समझ में आई सबको? एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हुआ, और इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, जरा ये देखो, खूब ध्यान से अब सुनना बेटा। देखो, जैसे मान लो, सब बच्चे स्क्रीन पे देखिए, जैसे मान लो ये कोई प्लॉट है। अब यहाँ पे मान लो कोई पुरानी बिल्डिंग थी, उसको डेमोलिश करके सरकार नई बिल्डिंग बनाना चाहती है।
तो ऐसा हो सकता है ना, पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी को दिया, डिजाइन करवाया किसी और से और बनवाया किसी और से। बोलो, हो सकता है कि नहीं? तो इसको अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, इसको अलग माना जाएगा, इसको अलग माना जाएगा, सबकी अकाउंटिंग अलग अलग होगी। समझ में है ना? डिमोलिश करने का कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी को दिया, डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया, और नया एसेट कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया, तो इसको माना जाएगा ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तीनों को हम अलग अलग डील करेंगे, तीनों का प्रॉफिट अलग निकलेगा, एक में नहीं निकलेगा। प्रॉफिट लॉस अलग निकलेगा, एंट्री अलग अलग होगी, तीनों एक में कंबाइन नहीं होंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ऐसा हो जाए बेटा कि डिमोलिश करने का, डिजाइन करने का और नया एसेट बनाने का, इन तीनों का ठेका एक ही आदमी को दे दिया, अब इसी को दे दिया ठेका, अब ये पकड़ पकड़ के लेके आएगा, किसी से गिरवाएगा, डिजाइन बनवाएगा, नया एसेट बनवाएगा, तो इसको तब एक ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तब जो प्रॉफिट निकलेगा वो एक ही निकलेगा, दो नहीं निकलेंगे। समझ में आई बात? एंट्री एक ही होगी। बोलो, क्लियर हुआ? ये हमने यहाँ पे लिखा है कंबाइनिंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर सारा ठेका आपने किसी एक ही आदमी को दे रखा है तो क्या करोगे, उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से डील किया जाएगा। और अगर अगर गिराने का किसी और को, डिजाइनिंग का किसी और को, परफॉर्म करने का किसी और को दिया है, तो तीनों तीन चार अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से डील किया जाएगा। समझ में आया? पढ़िए क्या लिखा है। All contracts should be considered separately if these contracts are entered into with separate contractor। अलग अलग ठेकेदारों को हर चीज का ठेका दिया है तो वो सब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट डील होगा। But in case we provide all contract to a single contractor, then we will assume that there is a single contract, all works and activities are part of this contract. We can say that contractor will compute profit or loss for होल फॉर ऑल एक्शन, मतलब कुल मिला के सारा ठेका एक ही आदमी को दे दिया तो कुल मिला के एक ही प्रॉफिट निकलेगा। अलग अलग आदमी को दिया है तो तीन बार प्रॉफिट निकलेगा, तीन बार प्रॉफिट लॉस और एंट्री वगैरह अलग अलग होगी। बोलो, समझ में? अब बताओ फिर से, एएस कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 अप्रैल 2002 से। किस पे मैंडेटरी है? कॉन्ट्रैक्टर्स पे। जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है एएस का, ठीक है। अब इसमें किस किस बात का कवर होगा? नंबर 1, डिमोलिशन ऑफ ओल्ड, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। फिर क्या पढ़ा? अगर ये सब चीजें हमने अलग अलग लोगों को दी है तो सब कैसे डील होगा? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और सब बेटा एक ही आदमी को दिया है तो क्या मान के चलोगे? सब के सब एक ही कॉन्ट्रैक्ट को दिया है तो एक ही प्रॉफिट निकलेगा। अभी तक आपने इतना पढ़ा। बोलो, क्लियर हुआ? ठीक है। अब सुनो, थोड़ा सा मैं कॉस्ट वाला बताऊं तो ज्यादा बढ़िया समझ में आए। अब जब कॉस्ट में पढ़ते थे ना तो ऐसे होता था, प्रॉफिट निकालने के लिए बनता था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनता था? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब जैसे मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, खूब ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरा काम ही है कॉन्ट्रैक्ट लेना, तो क्या होगा? मेरे पास दर्जनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना। समझ आ रहा है? तो जैसे इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, इनसे लिया उसका अलग अकाउंट बनता था, किसी और से लिया उसका अलग अकाउंट बनेगा, सबका प्रॉफिट अलग अलग निकलेगा। फिर ये सब तीनों प्रॉफिट कहाँ जाएंगे? मेरी बैलेंस शीट में। ठेकेदार ऐसे काम करता है, उसके पास जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सबके लिए अलग अलग काम करेगा। समझ आ रही बात? तो वैसे आपने यहाँ पढ़ा, अगर अलग अलग चीजों का ठेका हमने अलग अलग लोगों को दिया है तो वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और अगर हमने एक ही आदमी को दिया है, तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मान के फिर हम लोग डील करेंगे। तो ये बात हुई। अब यहाँ आओ। अब बेटा, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है? तो ये दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड प्राइस और एक कॉस्ट प्लस। कौन कौन सा बताओ? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत आसान है, समझा देता हूं, इसके बाद इसको लिखते हैं। अब सुनिए सब बच्चे, देखिए ये बताओ, जैसे मान लो आपका मकान बन रहा है, आपके पास एक प्लॉट है, आपने सोचा इस पे एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, एक मकान बना देते हैं। तो मकान बनाने के लिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, आपने उससे कहा कि बताओ कैसे, ये मान लो 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है, बताओ इस पे कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे। तो वो तुरंत आपसे पूछेगा कि मटेरियल आप दोगे कि मटेरियल भी मुझे लगाना है।
समझ आ रहा है? अगर मटेरियल लेबर सब वही लगाएगा, हम खाली पैसा देंगे, तो हम उसको बोलेंगे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? समझ आया ना? जैसे वो कहेगा 1700-1800 रुपये स्क्वायर फीट हमको दीजिए, मटेरियल लेबर ओवरहेड सब हम करके देंगे, आपको 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, और बता देगा ये करेंगे। समझ आया? आपको ये भी बता देगा कि इस क्वालिटी का सामान हम यूज कर सकते हैं, उसी में से हम चॉइस देंगे, जो आप कहोगे वो हम लगा देंगे। तो उसको क्या बोलोगे? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? 5,000 स्क्वायर फीट का मान लो कंस्ट्रक्शन होना है, और उसने कहा 1,600 रुपए के रेट से होगा, तो निश्चित है ना कितना पैसा लगेगा। समझ आए? तो क्या बोलेंगे इसको? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आए? दूसरा, अगर हम उससे कहें ऐसे, तुम खाली बनाओ, हमें डाउट है पता नहीं वो घटिया मटेरियल न लगा दे, तो हम कहते हैं मटेरियल छोड़ो, तुम लेबर लेबर वाला काम करो, जो मटेरियल लगेगा वो हम खुद से देंगे। तो अब बताओ कौन सी चीज कितनी अच्छी लग सकती है? उसकी कोई लिमिट है? नहीं है। जब बनने लगता है तो अलग अलग चीजें होने लगती हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे फिक्स नहीं है, वो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, जितना अच्छा मटेरियल यूज करोगे कॉस्ट बढ़ेगी, खाली लेबर फिक्स है, तो उसको क्या बोलोगे? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? मतलब खाली लेबर का ठेका दिया तो क्या बोलोगे उसको? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। और सारा मटेरियल लेबर सब वो लगाएगा तो क्या बोलोगे? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आइए लिखिए इसको। हेडिंग बनाओ पहले, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। लिखिए बेटा। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, contractor charges a fixed price for construction as per design and other requirement of customer. The contractor will bear total cost which will be incurred relating to contract. There may be profit or loss to the contractor from construction contract. अगले पॉइंट में लिखिएगा, these type of contract are normally entered into whereby changes in drawing and designing are not expected.
अगला लिखिए, मीनिंग ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट the entire cost will be incurred by customer, but contractor will be remunerated by a fixed percentage of fees. Fees, आगे लिखिए बेटा, there can never be loss to contractor under this contract. Further, these type of contract are entered into whereby changes in design or drawing are expected and high quality of work is required. High quality of work is required. लिख लिया? चलो अब स्क्रीन पे देखो। देखो बेटा, ये तो समझने वाली बात थी कि जब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब ठेकेदार लगाएगा तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जब खाली लेबर लेबर करेगा तो अब बताओ किस में घाटा नहीं होगा उसको, कॉस्ट प्लस में, और किस में घाटा हो सकता है, फिक्स्ड प्राइस में। ठीक है, लेकिन अब ये समझने वाली बात है, एग्जाम में ऐसे लिख के आना है। एग्जाम में क्या लिखोगे, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां डिजाइन और ड्राइंग में कोई भी चेंज नॉट एक्सपेक्टेड है, कि एक बार जो डिजाइन फाइनल हो गया तो वो फाइनल हो गया, उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ इसमें कॉन्ट्रैक्टर सारी कॉस्ट वो बियर करेगा, इसमें उसको नुकसान हो सकता है। और जबकि कॉस्ट प्लस कहाँ लगता है, जहां ड्राइंग और डिजाइनिंग में चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। बोलो समझ में आ रहा है, जहां एक्सपेक्टेड है वहां हो सकता है, और यहाँ पे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्टर को। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? तो एग्जाम में ये लिख के आओगे। जैसे कोई रोड बनती है तो सरकार भी तो लोगों को मुआवजा देती है ना जमीन का, तो जिधर से खरीद रखी है जमीन जाएगी तो रोड उधर से ही ना, तो उसका डिजाइन और ड्राइंग में कोई चेंज हो नहीं सकता, तो वो होता है फिक्स्ड प्राइस। और जिसमें चेंजेस हो सकते हैं वो क्या होगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। चलो इतना हो गया हो तो आगे बढ़े। तो ये तो हो गई थ्योरी वाली बात, अब आओ प्रैक्टिकल पे। इधर देखो जरा कहाँ तक पहुंच गए। एप्लीकेबिलिटी और नेचर हो गया, मीनिंग वगैरह हो गया। अब यहाँ
टाइप्स भी पढ़ डाले। अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर पे। तो अकाउंटिंग करने के लिए, एंट्री के लिए अमाउंट भी तो चाहिए। जर्नल एंट्री करने के लिए बेटा अमाउंट भी तो चाहिए ना हम लोग को, ठीक है। तो अब यहीं पे हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे ये सब काम होता है। तो चलिए लिखिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर पॉइंट 4, अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर, या इसी को हम लोग बोलते हैं रूल्स फॉर रेवेन्यू रिकग्निशन। रूल्स फॉर रेवेन्यू रिकग्निशन, लिख लिया। अब मुझे बताओ कल कौन सा एएस पढ़ा था, क्या उसका नाम है? फिर से आ गया रेवेन्यू रिकग्निशन। लेकिन ये बताओ एएस 9 किसको किसको कवर करता था? नंबर 1 सेल ऑफ गुड्स, नंबर 2, नंबर 3 इंटरेस्ट इनकम, फिर उसमें ठेकेदारी नहीं आती थी, कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं कवर होते थे ना। तो कॉन्ट्रैक्टर्स किस में कवर होंगे? एएस 7 में। यहाँ भी वही पढ़ाया जा रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा कभी ज़्यादा, लेकिन लिखने नहीं देगा। समझ आए? देखो अब 2 मिनट ऐसे सुन लो फिर मैं शुरू करूँ। देखो मेरी तरफ देखो बेटा, सरकार कैसे काम कराती है। जैसे ब्रिज, डैम या इतने बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह बनते हैं सरकार के, सोचना। तो वो क्या करते हैं, पहले पेपर में निकालेंगे टेंडर, उसके लिए कई लोग बिडिंग करेंगे, तो जो उनको समझ में आएगा उसको ठेका दे देंगे, प्रॉपर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसको मैप वैप दे दिया जाएगा, तुम्हें ऐसे काम करना है। थोड़ा पैसा एडवांस में दे दिया जाएगा, जो एडवांस में हम लोग, थोड़ा पैसा एडवांस में दिया जाएगा, बाकी पैसे सरकार रोक के रखती है। जो रोक के रखते हैं उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब क्या होगा, अब वो काम करना शुरू करेगा ठेकेदार, तो जो कुछ थोड़ा उसको एडवांस दिया गया था बाकी अपनी पॉकेट से लगाएगा। फिर लगा के मान लो 25% काम पूरा कर दिया उसने, तो आके रिपोर्ट करेगा कि 25% काम हो गया है, तो सरकार का आर्किटेक्ट जाके उसको चेक करेगा। समझ आए? जब उसने सर्टिफिकेट दे दिया तब माना जाएगा कि 25% काम हुआ है। सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं। जैसे कंपनी वाली डेफिनेशन में नहीं पढ़ते हो लॉ में, गलती से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया तो कंपनी हो गई रजिस्टर, और कंपनी पूरी है सर्टिफिकेट नहीं है तो देयर इज नो कंपनी। ठीक वैसे वहाँ होता है, काम सब हो रखा है लेकिन आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कब कंप्लीट होगा? जिसका आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट दे देगा। तो जैसे मान लो 25% का आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया कि सब ठीक है, उसने सब चेक कर लिया, मटेरियल बनाने का तरीका वगैरह सब ठीक है, उसने सर्टिफिकेट दे दिया, बस बात खत्म। तो क्या होगा, उधर से 25% पैसा रिलीज कर देंगे। 25 नहीं, मतलब पूरा नहीं देते, थोड़ा पैसा रोक के रखते हैं। तो धीरे धीरे बारिश वारिश जब आएगी तो क्वालिटी पता चलती है ना कैसा उसने काम किया। समझ आया ना? सारा काम होने के बाद भी 6 महीने साल भर लटका के रखते हैं पेमेंट, तब जाके पेमेंट दिया जाता है। हमेशा पेमेंट रोक के रखेंगे, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। समझ आए? अब यही तो ये बात हुई। अब चलो एक दो बातें और बोलो। इतनी बात समझ में आई सबको? एडवांस का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी हुई? कौन कौन? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कौन परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट? किसकी विल पे? कॉन्ट्रैक्टी की विल पे। अच्छा, होता कैसे है, पहले टेंडर दिया गया, फिर थोड़े पैसे एडवांस में दे दिए जाएंगे, बाकी पैसे अपनी पॉकेट से लगा के वो पूरा करेगा। फिर कौन आके चेक करेगा? आर्किटेक्ट चेक करेगा। जब सब ठीक होगा तो आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट देगा तो जितने का उसने सर्टिफिकेट दिया कंप्लीशन का, उतने परसेंट कंप्लीट है उसका 80%, मतलब जैसे मान लो उसने आधा काम कर दिया तो आधे पैसे नहीं देंगे, आधे, जैसे मान लो पूरी बिल्डिंग 50 करोड़ की बननी थी, आधा कर लिया तो 25 करोड़ हुआ, 25 में से उसको देंगे बहुत ज़्यादा ज़्यादा 15 करोड़, 10 करोड़, बाकी रोक के रखेंगे। समझ आया? नहीं? बोलो सबको क्लियर हुआ? तो अब क्या है, अब यहां पे आप पढ़ने जा रहे हो रूल्स फॉर रेवेन्यू रिकग्निशन। क्या पढ़ने जा रहे हो? अब ये क्या कहानी हो गई, सुनना मेरे साथ साथ, बताओ बेटा। अब यहाँ अपने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का भी तो काम हो रहा था, ये भी तो ठेका किसी को मिला होगा, सरकारी काम था, मैप वैप बना होगा ढंग से, डिजाइन हुआ होगा,
लेकिन क्या हुआ, सरकार बदल गई, काम अटका हुआ है। बोलो। कुछ पैसे, कुछ पैसे उसको एडवांस में दिए होंगे, बाकी उसने अपनी जेब से लगा के काम किया होगा। सरकार बदल गई, काम अटका हुआ है। अब बताओ, जितना उसने काम कर दिया था उसका प्रॉफिट उसको AS7 नहीं लिखने देगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कल पढ़ा था ना, दो बेसिक कंडीशन, क्या क्या थी? दो बेसिक कंडीशन AS9 में क्या क्या पढ़ा था? कॉमन वाली। हाँ, पहला कि पैसे रिकवर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ा था ना। तो पैसे रिकवर हो जाएंगे और उसकी बिल वगैरह हमने बना दिया। वैसे यहां भी है ना कि देखो, बड़े बड़े काम जैसे क्या, डैम रात भर में थोड़े ना बन जाएगा, कई साल लग जाते हैं बनने में, तब तक बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना। तो क्या होता है, AS7 बताता है, वो कहेगा तुमने इतना काम पूरा कर दिया, तुम्हें प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन हम लिखने नहीं देंगे। जितना इसमें जैसे बताया गया है वैसे वैसे उसको अकाउंटिंग करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी कंटिजेंसीज रहती हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे तुम लोग आए दिन सुनते होगे, देखो, बिल्डर फ्लैट बनाने से पहले बेच देते हैं, उसके बाद उस पर कुछ न कुछ किसी का केस आ जाता है, कई बार बन भी जाता है, इंटीरियर होना रह गया, अटक गई बिल्डिंग, तो ठेकेदार कैसे अपना प्रॉफिट लिखेगा? आप समझ में आई बात? तो ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से ये हम लोग का AS7 बनाया गया है। अब इसमें जैसे बताया गया है वैसे ही आपको प्रॉफिट रिकग्नाइज करना होगा। भले आपने कमा लिया, लेकिन ये जितना कहेगा उतना ही अकाउंट में लिख पाओगे। बोलो, क्लियर हुआ? क्योंकि अकाउंट में फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या था? फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन 11वीं क्लास से पढ़ते हो तुम लोग। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। और अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या पढ़ते थे? प्रूडेंट कंसेप्ट। हम भविष्य में होने वाले नुकसान को लिख लेते हैं, इनकम को नहीं लिखते। तो जब तक काम पूरा नहीं हुआ, सर्टिफिकेट नहीं मिला, पैसा नहीं आया, तो कैसे लिखवा दें कि प्रॉफिट हो ही जाएगा? समझ में? तो ये है रूल्स फॉर रेवेन्यू रिकग्निशन। लिखिए नीचे, रेवेन्यू रिकग्निशन। ये हम लोग पढ़ेंगे, इस पे करेंगे कंसेप्ट 1, जिसमें पढ़ेंगे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिर पढ़ेंगे कंसेप्ट 2, इसमें पढ़ेंगे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। चलो लिखिए, कंसेप्ट 1, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। लिखिए कवरेज। पैरा 22, पैरा 23, पैरा 31, पैरा 35। पैरा 22 और 23 तब लगता है व्हेन आउटकम इज अवेलेबल। थर्टी वन तब लगेगा व्हेन आउटकम इज नॉट अवेलेबल। और 35 तब लगेगा जब प्रोविजन बनाना होगा, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस। प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस।
ठीक है, अब देखो मेरी तरफ, देखो बेटा, जब आप लोग लॉ पढ़ते हो तो लॉ में क्या होता है, सेक्शन। लॉ को, किसी भी एक्ट को अलग अलग किससे करते हो, सेक्शन से ना। वैसे हम लोग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता है पैराग्राफ। क्या होता है, तो वो पैरा यहाँ पे लिखा है, पैरा 23 22 इन सब में लिखी है कैलकुलेशन। समझ आए? तो जैसे अकाउंट में सेक्शन है, वैसे यस में क्या होगा, पैराग्राफ होगा। कभी कभी क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा पैरा 22 की एप्लीकेशन करो, 23 की करो। तो जहां मैं लिखवाऊं बस वही ध्यान रखना है। अभी तक किसी यस में नहीं लिखवाया, इसी में आता है। ठीक है, अच्छा। तो अब ये देखो बेटा, अगर ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज होगा। तो रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज होगा, रेवेन्यू का मतलब कल बताया था इनकम या प्रॉफिट, रिकग्नाइज मतलब उसकी एंट्री कैसे होगी। तो अगर आउटकम अवेलेबल है तब तो ये दोनों लगेंगे। अब आउटकम क्या है वो भी सिखाता है। आउटकम नहीं है तो पैरा 31 लगेगा। और अगर प्रोविजन बनाना है एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है उसमें नुकसान होगा, तो उसके लिए अगर हम प्रोविजन बनाएंगे तब क्या लगेगा, पैरा 35। समझ आ रहा है? अब सब जाके अटक गया किस चीज पे, ये आउटकम क्या होता है। तो आइए चलिए पहले पढ़ते हैं। चार कंडीशन जब पूरी होती है तो उससे मिल के बनता है आउटकम। तो अब लिखिए पहले आउटकम का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसके नीचे, मीनिंग ऑफ आउटकम। मीनिंग ऑफ आउटकम। लिखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 following four condition should be satisfied to prove the existence of outcome। अगर चार कंडीशन पूरी हुई तो माना जाएगा कि वहां पे आउटकम एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर आउटकम अवेलेबल है तो लगेगा पैरा 22 23, नहीं है तो 31। क्या क्या कंडीशन है, लिखो। कंडीशन 1, कंडीशन 1, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शुड बी known to the parties। प्लस कंडीशन 2, एक्चुअल कॉस्ट अप टू डेट should be known to the parties। प्लस कंडीशन 3, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट to complete the contract should be known। plus condition 4, it should be probable that contractor will make
अल्टीमेट कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। हो गया? चलो अब ये देखो बेटा, तो अब अभी अभी ऊपर आपने लिखा अगर आउटकम अवेलेबल है तो कौन कौन सा पैरा लगेगा, 22 और 23। तो अब ये आउटकम क्या होता है, तो ये देखो कहा गया अगर ये चारों कंडीशन पूरी हो रही हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो माना जाएगा उसका आउटकम अवेलेबल है। चारों में से एक भी मिसिंग है तो क्या मान लेंगे, आउटकम इज नॉट अवेलेबल। बोलो ठीक है यहाँ तक? अब आइए पढ़ते हैं क्या कंडीशन हुई। पहला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शुड बी नोन टू द पार्टीज। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो दोनों पार्टीज को पता हो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों पार्टीज को पता हो, पहली चीज। दूसरा, एक्चुअल कॉस्ट अप टू डेट शुड बी नोन टू द पार्टीज। मतलब काम शुरू हो गया है और अभी तक जितना पैसा खर्च हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर को भी पता है और कॉन्ट्रैक्टी को भी पता है। नंबर तीन, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में और जितना पैसा लगेगा वो भी दोनों पार्टी जानती हैं। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी नोन। ये एक्सपेक्टेड है ना, ये वाला कौन सा है, जो खर्च हो चुका है। ये कौन सा है, जो खर्च होगा। समझ है? और आखिरी में, कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा निकलवा लेगा कॉन्ट्रैक्टी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट शुड बी प्रोबेबल दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल मेक अल्टीमेट कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर। अगर ये चारों चीजें हैं तो माना जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट की आउटकम अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तब हम लोग पैराग्राफ 22 23 के हिसाब से अपना काम करेंगे, पूरा करेंगे। चलो बताओ क्या क्या कंडीशन है। पहले बताओ, चार में से कोई एक पूरी होनी चाहिए या चारों? ठीक है, क्या क्या? पहला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता हो दोनों पार्टीज को। दूसरा, एक्चुअल कॉस्ट अप टू डेट दोनों पार्टीज को पता हो। इसका मतलब जो खर्च होगा या जो खर्च हो चुका है। ठीक है। अच्छा, तीसरा बेटा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पता हो किसको, दोनों पार्टीज को। और चौथा, ये क्लियर हो कि अल्टीमेट कलेक्शन कस्टमर से कर लेगा कौन, कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर ये चारों कंडीशन पूरी होती हैं तो हम बोलेंगे वहां पे आउटकम अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? आउटकम अवेलेबल है। अब असल में आउटकम अवेलेबल है, और जब आउटकम अवेलेबल होगा तब कौन सा पैरा लगेगा, 22 और 23 के हिसाब से बेटा काम होगा। समझ आया? अच्छा, सोचो जरा 2 मिनट के लिए, ये किस में बेटा किस कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, ये सीपीसी में या एफपीसी में? एफपीसी। फिक्स्ड प्राइस में ही तो पता होगा ना कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। कॉस्ट प्लस में तो वैसे ही नहीं पता रहता कितना है। ठीक है, और वैसे भी हम लोगों ने इससे पहले हेडिंग क्या डाली है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। समझ आए? अच्छा, तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ो। अब जरा लिखिए जरा, इफ आउटकम is available if outcome is available application of para 22 revenue recognition by percentage of completion method
if outcome is available, application of para 22, revenue recognition by percentage of completion method. लिखिए, following 2 steps should be applied under para 22 for revenue recognition. क्या क्या है? पहला स्टेप लिखो बेटा, कैलकुलेट percentage of completion of contract as percentage of completion equals to actual cost till date divided by total estimated cost to complete the contract multiplied by 100. Step 2, multiplied by step 2. लिखिए बेटा, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू by following equation. Contract revenue equals to contract price multiplied by percentage of completion ठीक है। अब आप देखो बेटा, ये क्या चीज़ है, सेम यही चीज़ हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं। देखो, अब इसको समझिए, तो ये बताओ सबको, ये समझ में आ रहा है? अगर आउटकम अवेलेबल होगा, अगर आउटकम अवेलेबल होगा तो हम लोग पैरा 22 23 लगाएंगे। आउटकम क्या होता है?
हमें ये पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ ये दोनों पार्टीज को पता हो, आगे कितना पैसा खर्च होगा ये पता हो, और पैसे कस्टमर से रिकवर हो जाएंगे इसकी श्योरिटी है 100%, तो माना जाएगा कि आउटकम अवेलेबल है। अब अगर आउटकम अवेलेबल है तो कैसे बेटा हम लोग अकाउंटिंग करेंगे और कैसे अपना प्रॉफिट निकालेंगे? तो अब ऐसे किया जाता है, देखिए जैसे मान लो, अभी मैं एग्जांपल कराता हूँ, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो बेटा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो वो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्टर काम करके आया तो उससे पूछेंगे बताओ अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ तुम्हारा? समझ पा रहे हो? जैसे मान लो 100 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिया तो आप हो गए कॉन्ट्रैक्टर। अब अगर 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा तो काम होने में भी तो टाइम लगेगा ना, जरूरी थोड़े ना एक साल में पूरा हो ही जाएगा। आपने एक साल काम किया, मेरे पास आ गए, तो मैं कहता हूँ बताओ अभी तक कितने पैसे खर्च किए इसमें? तो आपने कहा मान लो 40 करोड़ खर्च कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ अभी कुल कितना पैसा इसमें लगेगा? ये जो 100 करोड़ का ठेका मिला है इसको पूरा करने में टोटल कितना पैसा लगेगा? तो मान लो आपने कहा 80 करोड़। अरे कुछ आप भी तो कमाओगे ना, 100 करोड़ का तो ठेका ही है। सेल कॉस्ट से कम होती है या कॉस्ट से ज्यादा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम होता है या कॉस्ट से ज्यादा होता है? तो जब कॉन्ट्रैक्ट आप 80 करोड़ में बनाओगे, 100 करोड़ सरकार से लोगे, तब 20 करोड़ वही तो बचा। समझ आए? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? जितने पे ठेका हुआ है, ठीक है। 100 करोड़ का ठेका हुआ है तो क्या पता वो कंप्लीट हो जाए 80 करोड़ में, क्या पता कंप्लीट हो जाए 90 करोड़ में, तो वही जो डिफरेंस है वही तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है। समझ आए? फिर से एक बार, अब ये देखो ना, चलो बताओ कैसे पता लगाओगे कि आउटकम है कि नहीं है? पहला चीज, सब लोग बोलो, आउटकम अवेलेबल है या नहीं कैसे पता चलेगा? नंबर एक, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब रुक जाओ यहीं पे, रुक जाओ यहीं पे, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं होगा तो कैसे स्टेप 2 लगेगा? स्टेप 2 लगाने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चाहिए ना, बोलो। तो पहली कंडीशन ये पड़ी, फिर बताओ अगला क्या था? अब यहीं रुक जाओ, ये देखो न्यूमरेटर है, अगला बताओ, ये डिनोमिनेटर है। भाई एक्चुअल में एक्सपेक्टेड जोड़ देंगे, टोटल नहीं आ जाएगा? समझ आए? और पैसा रिकवर हो जाएगा, इसका कुछ नहीं कर सकते सवाल में। समझ आए? तो जब ये सब होगा तभी ये मेथड लगेगा। अब फिर से सुनो, मैंने 100 करोड़ का कोई ठेका दिया आपको, आपने एक साल काम किया, अब आप मेरे पास आए हो पैसे लेने, तो मैं पूछ रहा हूँ बताओ कितने पैसे खर्च कर दिए? तो आपने कहा 40 करोड़। अब मैं कह रहा हूँ बताओ टोटल कितना खर्च होता है इसमें? आपने कहा 90 करोड़। तो अब मैं ऐसे कहूँगा कि 40 करोड़ खर्च कर दिए, 90 करोड़ खर्च होना था, तो टोटल 44% काम हो गया। बोलो, राउंड ऑफ करके मान लो 45% कर देता हूँ इसको, 45% काम हो गया। तो अब मैं कहूँगा अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 45% काम कर लिया है। तो अब ऐसा हुआ कि जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इसका 45% ले जाओ अपने पीएल में लिख लो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 45% कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। क्यों? अकाउंटिंग किस पे होता है? कैश बेसिस पे कि अक्रूवल पे? तो पैसा तो मिलेगा ही नहीं। समझ आया ना? काम पूरा होने के बाद भी पैसा अटक अटक के आएगा। समझ आए? अभी तुम लोग भी शुरू करोगे प्रैक्टिस करना, जब शुरू करोगे ऑडिट करने जाओगे तो ऑडिट करना आसान है, ऑडिट फीस निकलवाना सरकार से कठिन है। अकाउंटेंट को जब तक खिलाओगे नहीं तो पैसा ही नहीं निकालेगा। समझ आए? वैसे दौड़ते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे, ये कागज नहीं है वो कागज नहीं, दौड़ाता रहेगा। ठीक है? तो वैसे यहाँ पे है। अब बताओ क्या कौन से पैराग्राफ का एप्लीकेशन हुआ? नंबर एक 22। क्या क्या करोगे? पहले हम निकालेंगे कितने प्रतिशत काम कंप्लीट हुआ। क्या निकालोगे? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या निकालोगे? और वही डिग्री ऑफ कंप्लीशन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। अब ये नहीं देखना है कि पैसा मिला कि नहीं मिला, अकाउंटिंग तो होती है अक्रूवल पे। समझ आए? जितना निकल के आएगा उतना AS7 परमिट करता है, ले जाओ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो। समझ आए? अब बताओ डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे चेक होगी? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ आए? यहां से चेक होगा कितने प्रतिशत काम कंप्लीट हुआ और उसी को अप्लाई कर देंगे इस पे
तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आओ चलो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं जरा। लिखिए एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2.5 लाख का, एक्चुअल कॉस्ट 1,20,000 की, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 लाख की, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब बेटा क्वेश्चन में अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है, एक्चुअल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, तो इसका मतलब आउटकम अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला, एक्चुअल कॉस्ट है, और जब टोटल है तो टोटल में से एक्चुअल माइनस कर दो तो एक्सपेक्टेड भी तो मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में तो ये चीज चेक नहीं हो पाएगा कि वो पैसा निकलवा ही लेगा अपना, ये क्वेश्चन में तो चेक नहीं हो पाएगा। अब यहीं से पता चल गया कौन सा पैराग्राफ लगेगा। 22 पहला स्टेप क्या करोगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालिए, शुरू करिए सॉल्यूशन। स्टेप 1, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो पैसे खर्च होने हैं 2 लाख, खर्च कर दिया है 1,20,000 इंटू 100, तो इसका मतलब 60% काम पूरा हो गया। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो जाएगा जितने का कॉन्ट्रैक्ट था 2.5 लाख का, उसका 60%, 1,50,000 ये हो गया इनका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। बताओ बेटा समझ में है? अच्छा ये बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? ये प्रॉफिट है या कुछ और है? रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? ये प्रॉफिट है या सेल? ये ऐसे माना जाएगा, इन्होंने जैसे समझ लो ऐसे 1.5 लाख की सेल करी, ये प्रॉफिट नहीं है। अभी 1,20,000 खर्च भी तो हुआ है ना इसी में से, तो 1,50 में से 1,20 घटेगा, प्रॉफिट कितने का नेट दिखेगा? 30,000 का। इनको अलाउ है कि भाई पैसा तो मिलेगा, जब पूरा करोगे तब पैसे वैसे मिलेंगे जो भी होगा, तो जितने प्रतिशत काम पूरा हो गया वो उतना इन कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है, समझ आए? नीचे बनाओ पीएल तो और बढ़िया समझ में आएगा। बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां लिखेंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब ये AS7 ने बताया कि तुम 1,50,000 दिखाओ, तो वो क्रेडिट साइड में आ गया। अब डेबिट साइड में दिखाएंगे टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस 1,20,000। अब यहां दिखेगा नेट प्रॉफिट 30,000 का। इसका मतलब ये हुआ।
बोलो बेटा, हो गया? अच्छा, अब ये बताओ, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एक ही साल में कंप्लीट हो जाते हैं बेटा, कि एक से ज़्यादा, एक साल से ज़्यादा का भी टाइम लग जाता है? ज़्यादा। तो ये ऐसा था कि उसी साल पूरा, मतलब पूरा नहीं भी हुआ, जैसे 60% भी हुआ है तो अगले साल की आपको डिटेल नहीं दी है, ठीक है? अब एक एग्जांपल और करेंगे, उसमें हमारे पास 3 साल की डिटेल दी होगी। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एक साल शुरू हुआ, थोड़ा कुछ काम हुआ पहले साल, फिर कुछ हुआ दूसरे साल, फिर फाइनली कंप्लीट हो गया तीसरे साल। तो कैसे कैसे काम होगा ये सब, अब वो देखते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। अगला एग्जाम्पल, 2000, 2001, 2002। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख। हाँ बेटा, कौन कॉन्ट्रैक्टर बेटा? सुनो देखो ऐसे, चलो सब बच्चे देखो बेटा, एक टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, कोई बताएगा? किसी चीज को पूरा करने में कितना खर्चा आएगा, ये है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब क्या है ना, हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो तुम लोग देखते क्या है ना, किसी भी सिविल इंजीनियर के पास चले जाओ, आजकल तो इंटरनेट पे पेजेस बने हुए हैं, वो वहाँ फॉर्मूला होता है उनके पास, इतनी दीवार बननी है, फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा, इतना ब्रिक लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, उससे सब कैलकुलेट हो जाता है कितना पैसा लगेगा। समझ आया? तो सरकार को पहले ही पता रहता है, सरकार के पास भी तो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो पहले ही निकाल के देते हैं। लेकिन कोई कब काम करेगा, जब उसके दो पैसे बचेंगे तब ना। समझ आया? तो सरकार क्या करती है, टेंडर निकलवाती है कि हमें ये काम करवाना है। अब उसमें कई लोग आए जो सबसे कम में तैयार है, जिसका काम बढ़िया है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उससे सरकार काम करवाएगी। समझ आए? और कैसे ये निकलता है कॉस्ट, तुम लोग चेक करोगे तो तमाम सारे पेजेस हैं, तमाम सारे आर्किटेक्ट्स वगैरह बताते रहते हैं कि आपको निकालना है कहीं पे कितना स्टील लगेगा, उसका फॉर्मूला है, ब्रिक कितनी लगेगी, उसका फॉर्मूला है, तुरंत निकल के आ जाएगा, इतना सीमेंट लगेगा। समझ आया? तो फटाफट पता चल जाता है सेकंड्स में कितना लगेगा, उसी के आसपास, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। चलो, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आगे लिखिए एक्चुअल कॉस्ट टिल डेट, 1,20,000, 2,50,000, 3,60,000। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 380, 380, 380। कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। पहले साल का तो निकाल सकते हो खुद से, चलो निकालो, मैं फ्रीज कर रहा हूं। पहले साल का खुद से निकालिए। सबसे पहले क्या निकालोगे? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन।
नहीं बेटा। चलो आंसर मैच करो। यही आ रहा है सबका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ईयर, अकाउंटिंग फॉर ईयर 2001। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। चलो बताओ सेकेंड ईयर में कितना पैसा खर्च हुआ? 2.5 लाख, और 380 टोटल खर्च होना है, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 380 इंटू 100, 65। तो निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ₹4 लाख का 65.79%। कितना है? 263158। 263158। हाँ बेटा, क्या ये नहीं आ रहा है? ये अच्छा, अब 1 मिनट सब बच्चे देख लो जरा। अब जो की पॉइंट है वो बताता हूँ, फिर तीसरे साल का खुद ही करोगे। बताऊं? देखो स्क्रीन पे। चलो अब इधर देखिए, फिर आराम से करिएगा। बताओ पहले साल कितने प्रतिशत काम हुआ था? 31.5%। ठीक है, अब 2 मिनट सोचो ऐसे, लिखना बंद करके सोचना। मान लो 10 फ्लोर की बिल्डिंग बननी थी। कितने फ्लोर की? तो 10 फ्लोर मिलके 100% है ना? पहले साल मान लो 3 फ्लोर बना, तो हो गया 30%, है ना? अच्छा, तो पहले साल कितना काम हुआ था? 30%। सेकेंड ईयर कितना हुआ? 65%। 65% ना? बोलिए। अब ध्यान देना, ये टेक्निकल पॉइंट है। अभी बताओ बेटा, पहले साल जो 3 फ्लोर बना था उसी के ऊपर 3 फ्लोर और बना होगा, तभी तो 60% है। समझ आया? इसका मतलब सेकेंड ईयर में 65% काम नहीं हुआ है, 65 में से वो माइनस कर दो, उतना काम हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये देखो इधर, अब सेकेंड ईयर का रेवेन्यू ये नहीं है। अब इसमें से क्या करेंगे? पिछले साल वाला रेवेन्यू माइनस कर देंगे। अरे इसी 4 लाख पे 31% तो कमा चुके हो ना पिछले साल ही। समझ आया ना? तो ये 65 कोई इस साल का थोड़े ना है, ये तो 65 कब का है? फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का। उसमें जब फर्स्ट वाला माइनस करोगे तब ना सेकेंड वाला पता चलेगा। समझ आए? तो अब यहां से माइनस हो जाएगा फर्स्ट ईयर वाला। कितना था रेवेन्यू? ये छोड़ो, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब इसके नीचे लिखो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फॉर 2001। 263158 में से माइनस कर दो पिछले साल वाला, 126316।
126,316 136,842। और अब बनाइए पीएल। अब बनाइए पीएल बाई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 136,842 टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस कितना हुआ बेटा दूसरे साल? 2.5 लाख नहीं, ये देखो इधर। हाँ, 1,20 तो पहले खर्च हुआ था ना, तो ये जो 2.5 लाख है इसमें पिछला वाला भी है, जब ये घटाएंगे तो 1,30 खर्च हुआ है ना। तो अब यहां लिखोगे 2.5 लाख माइनस 1,20। मतलब सब कुछ होता है इंक्रीमेंटल, कहने का मतलब ये है। टू नेट प्रॉफिट 6,842 रुपए बचे इनके पास। चलो लास्ट ईयर। अब बेटा लास्ट ईयर के लिए कोई जरूरी नहीं कि स्टेप लगाओ, सीधे निकाल सकते हो। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू स्क्रीन पे देखो, बताओ टोटल कितने पैसे कमा सकते हैं? जितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वही तो मिलेगा ना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पे। बोलो बेटा। 4 लाख में से माइनस कर दो जो पहले साल दिखाया है, और माइनस कर दो जो दूसरे साल दिखाया है, तो जो बचेगा वही तो तीसरे साल का है। बोलिए सब लोग। ठीक है, तो अब ऐसे होगा, 4 लाख टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, इसमें से माइनस कर दो पहले साल जो दिखाया था 126,316। 100%। अरे वो मतलब नहीं, अरे 380 एस्टिमेटेड था, 360 में ही हो गया होगा। यहाँ एस्टिमेटेड लिखा है ना, समझ आया? इधर देखो, तो लोग न्यूज़ वगैरह सुनते हो तो पहले क्या देखो, उधर दिल्ली में सरकार बनाई थी केजरीवाल ने, वो क्या करता था, किसी फ्लाईओवर की जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आती थी उसके 60% में फ्लाईओवर बना के कंप्लीट कर देता था। समझ आए? बाकी सरकार उसका डबल पैसा लगाती। तो एस्टिमेटेड तो अंदाजा है ना, वाकई में जितने पे बनेगा बात उस पे होगी ना। आई बात समझ में? बिजनेसमैन कैसे प्रॉफिट कमाता है, खूब ध्यान से सुनना। बताओ, हम लोग कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो हमको सस्ता चाहिए और बढ़िया चाहिए, तो सबको सस्ता बेचना पड़ेगा तभी तो कमाएगा। तो कमाई कहाँ से होगी? परचेज से। कहाँ से? अब आप ढूंढोगे आपको कहाँ से सस्ता मिलेगा। बात समझ में आई? तो जो जो उसमें मटेरियल वगैरह लग रहे हैं ढंग से वो अगर खरीदे जाएंगे, कोई धांधली नहीं होगी, तो अपने आप जो एस्टिमेटेड है उससे कम में ही हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, कभी कभी ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा क्यों लगता है? अरे मटेरियल का महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई तो ज़्यादा लगेगा। वही मेंटेन है तो वही लगेगा। समझ आया? यहाँ लिख लो, रिवाइज करोगे तो गड़बड़ ना हो। यहाँ लिख दो 100% कंप्लीट हो चुका है। 100% कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब टोटल कमाते 4 लाख, पहले साल उसमें से लिख लिया 1,26,316, दूसरे साल लिख दिया था 1,30,000, तो बचा 1,10,000। ये है पूरा, ये था 2000 का, ये है 2001 का, तो ये आ गया 2002 का। सेकंड पॉइंट में इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बट हाँ,
136 कौन सा? अच्छा ये वाला कितना है? 136,840। अब ये कितना आएगा? 136, ठीक है। अब निकालेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन पे देख लो फिर लिखो। ये बताओ कितना पैसा लगना चाहिए था लेकिन कितने में हो गया? तो हमारे लिए ये किसी काम का ही नहीं है ना। अब तो अब जब कंप्लीट हो गया तो पता है ना कि कितना है। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक अंदाजा लगता है। तो अब ऐसे निकालेंगे। खर्च होना था 360, बताओ पहले साल कितना खर्च किया था? 120। दूसरे साल 130, कितना बचा? 110। ये कब का हो गया? 2002 का। और अब अगर हम लोग बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लास्ट ईयर जिस साल कंप्लीट हो गया उस साल आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि 100% कंप्लीट हो चुका है। जब तक नहीं हुआ है तब तक आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे पहले पढ़ा था। अब अगर इसका बनाएं हम लोग पीएल, बाई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 136,842, टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस 1,10,000, टू नेट प्रॉफिट 26,842। 136,842, 136,842। हो गया? अच्छा अब इधर देखो, मुझे पहले साल का प्रॉफिट बताओ। सब लोग स्क्रीन पे देखो, लिखना बंद करो। पहले साल का प्रॉफिट बोलो मुझे कितना हुआ था? 6,316। ठीक है, देखते जाना। दूसरे साल का बताओ। मैं प्लस कर रहा हूं, देखो ये पहले साल का है प्लस। दूसरे साल का बोलो। 6,842। और तीसरे साल वाला 26,842। ये है। ये टोटल कितना है? मतलब टोटल प्रॉफिट तीनों साल में हमने कितना बनाया? 40,000। और ये देखो इधर, इधर देखो, बताओ ठेका कितने का मिला था? 4 लाख का। और कितने में बना के तैयार कर दिया? 360 में। तो बचना कितना चाहिए था? चले, तो ये वेरीफाई हो गया। समझ आए? यहाँ से क्रॉस चेक हो गया कि सब कुछ ठीक है। जब 4 लाख का ठेका था 360 में पूरा कर दिया तो 40,000 बचने ही बचने थे, और तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ के आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल ठीक है। समझ में आए? नीचे लिख लो इसको, 2 लाइन में लिखो, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट। वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, 360 में पूरा कर दिया, 40,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। और निकालें अगर टोटल प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ईयर 2000 का प्लस प्रॉफिट 2001 का प्लस प्रॉफिट 2002 का। ये वही आना चाहिए। 6,316, 6,842, 26,842। ये भी आ रहा है 40,000।
चलो ये लिख लो, आज यहीं तक करेंगे हम लोग।